वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एडवांस एपिसोड सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। होटल से रेस्टोरेंट की दूरी लगभग आधे घंटे की थी। उनकी कार रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आकर रुकी, जो किसी प्राचीन सुनहरे महल की तरह दिख रहा था। साइमन ने मरीना को अंदर ले जाकर सीधे हॉल के अंत में बने लिफ्ट की ओर बढ़ाया। वहां सिर्फ एक ही लिफ्ट थी और उसके बगल में एक बड़ा सा साइन लगा था, ये बॉस के लिए आरक्षित है, ग्राहकों के लिए वर्जित। लेकिन मरीना ने लिफ्ट में प्रवेश करते समय जोर से जम्हाई ली, इसलिए उसने वह साइन देखा ही नहीं। इस बीच मुख्य हॉल में कुछ अवांछित मेहमान मौजूद थे। सोफिया अपने कुछ सबसे करीबी दोस्तों के साथ इंतजार कर रही थी। सोफिया, इस बार तुम्हारी वजह से हम यहाँ खाना खा पा रहे हैं। तुम्हें पता है यहाँ की बुकिंग मिलना कितना मुश्किल है। पिछली बार जब मैं आई थी तो उन्होंने कहा था कि अगले साल तक की बुकिंग फुल है। एक खूबसूरती से सजी लड़की ने सोफिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। सोफिया ने हल्के संकोच के साथ जवाब दिया, अरे नहीं, कुछ खास नहीं। मैं एक बार गॉर्डन के साथ यहाँ खाने आई थी। मैंने उसे बताया कि यहाँ का खाना अच्छा है, तो उसने मालिक से कहकर मेरे लिए एक वीआईपी कार्ड बनवा दिया। अब जब भी मैं चाहूँ यहाँ बिना बुकिंग के आ सकती हूँ। हालांकि उसके चेहरे पर मास्क था, फिर भी उसकी बेहतरीन एक्टिंग का आधा हिस्सा छिप गया था। असल में उसने सोचा था कि वो 1 महीने बाद ही बाहर जाएगी, लेकिन क्योंकि वह लगातार अपने दोस्तों के निमंत्रण ठुकरा रही थी, सकल में यह अफवाह फैल गई थी कि गॉर्डन ने उसे छोड़ दिया है। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए उसने मजबूरी में मास्क पहनकर उनके साथ डिनर के लिए आने का फैसला किया। सोफिया तो असल में शॉपिंग करने जाकर अपना जलवा दिखाना चाहती थी, लेकिन ये ग्रुप खाने पर जाने के लिए अड़ा रहा। वह सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए साथ चली आई कि गॉर्डन अभी भी उसे बेहद चाहता है। बाद में वह कह देगी कि वह डाइट पर है, इसलिए ज्यादा नहीं खा सकती। सोफिया, तुम तो कितनी किस्मत वाली हो। मिस्टर कैम्बल ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि अच्छे खानदान से भी हैं और तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर मेरा बॉयफ्रेंड उनका 1/10वां भी होता तो मैं रोज उससे नहीं झगड़ती, एक लड़की ने कहा। सोफिया ने बनावटी विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी अच्छा है, कम से कम तुम्हारे साथ रहता तो है। गॉर्डन तो काम में इतना बिजी रहता है कि कभी कभी खाने तक का वक्त नहीं मिलता। कल मैंने उसे साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और माफी में ये बैग ला दिया। मैंने कहा कि मुझे बैग नहीं, उसका साथ चाहिए। हालांकि वह ऐसा कह रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह बैग दिखाना चाहती थी। अरे, मैं इस हैंडबैग को पहचानती हूँ, इसे मैंने पिछले फैशन शो में देखा था। ये तो अभी हमारे देश में लॉन्च भी नहीं हुआ। मिस्टर कैम्बल ने तुम्हें ये दिलाया है। हे भगवान, ये बैग तो 7 अंकों की कीमत का है। लड़कियां बैग को लेकर बातें करने लगी। उनके चेहरों पर फिर से जलन और ईर्ष्या झलकने लगी। सोफिया के चेहरे पर आखिरकार संतोष की झलक आई। अरे, अभी तक हमारी बारी क्यों नहीं आई? सोफिया, तुमने तो कहा था कि हमें तुरंत सीट मिल जाएगी, लेकिन अब तो आधा घंटा हो गया, एक दोस्त ने शिकायत की। मैं जाकर पूछती हूँ। सोफिया ने घड़ी देखी, वाकई बहुत देर हो चुकी थी। वह तुरंत उठी और वेट्रेस की ओर बढ़ी, उसके पीछे बाकी की महिलाएं भी चल दी। हेलो, क्या आप बता सकती हैं कि हमें सीट कब मिलेगी? सोफिया ने अपना वीआईपी कार्ड बढ़ाते हुए पूछा। वेट्रेस ने कार्ड लिया, देखा और विनम्रता से वापस कर दिया। मिसेस कैम्बल, माफ कीजिए, आपको थोड़ी और देर इंतजार करना पड़ेगा। सोफिया भौहें सिकोड़ते हुए बोली, क्यों? मेरे फियांसे ने कहा था कि इस कार्ड से मैं कभी भी यहाँ खा सकती हूँ। वेट्रेस ने शांत स्वर में कहा, अभी अभी एक विशेष मेहमान आए हैं, हमारे हेड शेफ उन्हें स्वयं सर्व कर रहे हैं। सोफिया का चेहरा तुरंत उतर गया। कौन से विशेष मेहमान? पहले हम आए हैं, तो पहले हमें सर्व करना चाहिए। हम इतने देर से इंतजार कर रहे हैं और अब हमें किसी और के लिए रोक दिया गया। वह तुरंत भड़क उठी, शायद क्योंकि वह एक साधारण परिवार से थी, इसलिए ऐसी बातों के प्रति बहुत संवेदनशील थी। और आज तो वह अपना रुतबा दिखाने आई थी, अगर वो पीछे हट जाती तो दोस्तों के सामने उसकी इज्जत कहाँ रहती। वेट्रेस मुस्कुराई, माफ कीजिए मिसेस कैम्बल, अगर आप इंतजार नहीं करना चाहती तो जा सकती हैं। सोफिया गुस्से से उबल पड़ी, क्या तुम मुझे भगा रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैनेजर को बुलाओ, मैं शिकायत करूंगी। वेट्रेस ने अब भी मुस्कुराते हुए कहा, हमारे रेस्टोरेंट में जो भी आता है उसे हमारे नियमों का पालन करना होता है। ये हमारे बॉस का आदेश है। सोफिया चिल्लाई, तो बुलाओ अपने बॉस को, मैं खुद उनसे जवाब लूंगी। उधर रेस्टोरेंट के रूम 0 में सब कुछ शांत था। मरीना और साइमन पहले से ही बैठे थे। कमरे की सजावट भी रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार जितनी ही भव्य थी। सुनहरी पीठ वाले कुर्सियों पर बैठकर मरीना को ऐसा लगा जैसे वह किसी सिंहासन पर बैठी रानी हो। वह हंसते हुए बोली, क्या इस रेस्टोरेंट का मालिक खुद को राजा बनने का सपना देखता है? साइमन कुछ बोल पाता, उससे पहले दरवाजे से एक नाराज आवाज आई, कौन सा राजा? मैं तो शाही बावर्ची बनना चाहता हूँ, शाही बावर्ची। फिर एक आदमी, जो पुराने जमाने के शाही बावर्ची जैसे कपड़े पहने था, गुस्से में अंदर आया। लेकिन मरीना को देखकर लगा जैसे वो कोई नौकर ज्यादा लग रहा हो। वह आदमी मरीना की ओर बढ़ ही रहा था कि साइमन ने बीच में रोक लिया। मुझे छोड़ दो, उसने मेरे सपने का अपमान किया है, मैं उससे माफी मंगवाऊंगा। आदमी गुस्से से बोला। साइमन ने शांति से कहा, तुम अपनी मामूली कुकिंग स्किल्स से उसे हरा नहीं सकते।
आदमी कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर पीछे हटते हुए बोला, किसने कहा कि मैं लड़ने आया हूँ? असली आदमी मुके से नहीं, कुकिंग से मुकाबला करता है। चलो मुकाबला करते हैं। उसने उत्साह से अपनी पोनीटेल झटक दी, उसकी आंखों में चुनौती की आग जल रही थी। मरीना ने थके हुए स्वर में कहा, क्या अब मेरे लिए यहाँ से भागना देर हो गया है? साइमन मुस्कुराया, अब जब आ ही गए हैं तो थोड़ा मजा क्यों न ले लें? मरीना ने हार मानते हुए सिर हिलाया, ठीक है। साइमन ने तुरंत उस बावर्ची की ओर चेतावनी भरी नजर डाली, अब जाकर अपना काम करो। क्या तुम्हें हमेशा इतना निर्दयी होना जरूरी है? हर बार जब तुम आते हो मुझे हुक्म चलाने लगते हो। उस आदमी ने आंखें घुमाते हुए कहा। साइमन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे शांत नजरों से देखने लगा। आदमी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो तुरंत मुड़ा और अपने चूल्हे की ओर लौट गया। वो डरपोक नहीं था, बस अपने दिल की सुन रहा था। वह चूल्हा उस प्राइवेट रूम के कोने में बना था ताकि मेहमान खाना बनते हुए देख सकें। ये जानना जरूरी था कि जिसकी काबिलियत न हो वो इस तरह सबके सामने खाना पकाने की हिम्मत नहीं करता। मरीना ने देखा कि जो आदमी अभी हंसी मजाक कर रहा था, जैसे ही उसने रसोई का चाकू उठाया उसका पूरा स्वभाव बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो कुकिंग का देवता उसमें समा गया हो। उसका चाकू चलाने का अंदाज बेहद खूबसूरत था। जब वो सब्जियां काट रहा था तो इतनी तेजी से काटी कि पर झपकते ही काम पूरा हो गया। बुरा नहीं, मरीना ने दिलचस्पी से कहा। साइमन की आंखों में हल्की चमक आई। तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? ज्यादा नहीं, मरीना ने सहजता से कहा। उसे रसोई के चाकू में नहीं बल्कि डैगर छोटी तलवार में दिलचस्पी थी। शायद वो उस शेफ की तकनीक को अपनी डैगर पर आजमा सके, नतीजा कुछ नया निकल सकता था। तभी जब मरीना ध्यान से उस शेफ की कटिंग तकनीक देख रही थी जो दुनिया जीतने का सपना देखता था, दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या बात है, मैंने कहा था जरूरी काम हो तभी अंदर आना। शेफ की हरकतें रुक गईं और उसके चेहरे पर नाराजगी झलक उठी। एक गेस्ट हैं, वो जिद कर रही हैं कि आपसे मिलना ही है, दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति असहज होकर बोला। वो औरत सच में सिरदर्द थी, वह बेबस था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। अगर उसने हमारे रूल्स नहीं माने तो मैं उसे बाहर फेंक दूंगा, वरना उसे यहीं रहना पड़ेगा बतौर इंग्रेडिएंट सामग्री, उसने गुस्से में कहा। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा चाकू झटके से काटने वाले बोर्ड में गाड़ दिया। मरीना एक पल को चुप रह गई। ये रेस्टोरेंट बेपरवाह है या फिर ये बावर्ची जो खुद को नौकर समझता है? उसने साइमन की ओर देखा। साइमन ने शांत स्वर में कहा, चाहे सब बेपरवाही क्यों ना हो, मैं फिर भी तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। मरीना ने भौं उठाए और भी आराम से बैठ गई। तभी बाहर से आवाज आई, बॉस, वो गेस्ट कह रही हैं कि वो गॉर्डन कैम्बल को जानती हैं। गॉर्डन कैम्बल, ये नाम सुनते ही मरीना का मूड बिगड़ गया। वो आदमी जहाँ भी जाती थी वहीं आ टपकता था। शेल्डन ने भौहें सिकोड़ ली। क्या कहा? जी हाँ, सामने वाले ने जवाब दिया। शेल्डन कुछ पल चुप रहा, फिर साइमन और मरीना की ओर देखा। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी लौटता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया। मरीना ने साइमन की ओर देखा, अब जब शेफ जा चुका है तो यहाँ रुकने का क्या फायदा, बाहर चलकर तमाशा देखें। साइमन मुस्कुराया, तुम्हारा मन है थोड़ा। उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसे लगा वो शेफ जो नौकर जैसा दिखता था कुछ कम नहीं था। शायद देखने लायक सीन हो। तो चलो, साइमन ने कहा। मरीना तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उधर लॉबी में हंगामा जारी था। सोफिया गॉर्डन का हाथ पकड़े खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी बेबसी और आंखों में आंसू जो किसी भी वक्त गिर सकते थे। गॉर्डन, जाने दो ना, थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। मेरी वजह से उनसे नाराज मत हो, सोफिया ने मीठेपन से कहा। असल में जब सोफिया वेट्रेस से झगड़ रही थी तभी गॉर्डन ने फोन किया। सोफिया ने बड़ी चालाकी से अपनी दुख भरी हालत बताई और गॉर्डन तुरंत वहां पहुंच गया। शेल्डन की भौहें तन गईं। ये रेस्टोरेंट है, कोई ड्रामा स्टेज नहीं। अगर नाटक करना है तो कहीं और जाओ। मरीना, जो पीछे पीछे आई थी, ये सुनकर मुस्कुराई। ये शेफ मुझे पसंद आया, उसने सोचा। वो तुरंत सोफिया की असली सूरत पहचान गया था। मरीना ने मन ही मन तय किया, ये शेफ तो उसका दोस्त बनेगा। सोफिया ने शेल्डन को देखा तो और डर गई और गॉर्डन से और कसकर लिपट गई। गॉर्डन ने उसकी बेचैनी महसूस करते हुए धीरे से उसका हाथ थपथपाया, मानो उसे सांत्वना दे रहा हो। मिस्टर ब्राउन, आपने मुझसे कहा था कि जब भी मैं आपके रेस्टोरेंट में आऊंगा मुझे तुरंत सीट और मेरा पसंदीदा खाना मिलेगा। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, गॉर्डन ने ठंडे स्वर में कहा। शेल्डन ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने कहा था तुम जब चाहो खा सकते हो, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम्हारी औरत को भी खिलाऊंगा। गॉर्डन, प्लीज, तुम्हें मेरी वजह से उनसे झगड़ना नहीं चाहिए। ये मेरी गलती है। मुझे लाइन में किसी के आने पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। मुझे चुपचाप इंतजार करना चाहिए था। सोफिया ने धीरे से गॉर्डन की बांह पकड़ी। उसकी यह बात सुनकर आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। रेस्टोरेंट वाला गलत है। अगर उस लड़की का नंबर आ गया था तो किसी और को पहले नहीं भेजना चाहिए था। सही कहा, ये मालिक तो बड़े लोगों की चमचागिरी करता है और आम लोगों को नजरअंदाज। हाँ बिल्कुल, ऐसा मालिक तो पैसों का गुलाम है। सोफिया की आंखों में संतोष की चमक आ गई। उसे भरोसा था कि अब लोग उसकी बात का साथ देंगे। कोई भी व्यापारी अपनी साख नहीं खोना चाहता।
तभी एक मजाकिया आवाज गूंजी, वाह, दांत तो अभी अभी लगवाए हैं और बोलना भी सीख गईं। सोफिया का शरीर जैसे जम गया। उसने ऊपर देखा, मरीना उसकी ओर बढ़ रही थी। उसे ऐसा लगा मानो उसके नए लगे दांत फिर से दर्द करने लगे हों। वो डर के मारे गॉर्डन का हाथ कसकर पकड़ने लगी। गॉर्डन ने जैसे ही मरीना को देखा, वह तुरंत आगे बढ़कर सोफिया के सामने खड़ा हो गया, मानो उसे बचा रहा हो। मरीना उसकी यह हरकत देखकर हंस पड़ी। अगर मैं उसे मारना चाहूं तो तुम चाहकर भी नहीं रोक पाओगे। उसने नजरें घुमाकर सोफिया की तरफ देखा। वैसे मास्क क्यों पहना है? आखिर तुम्हें एहसास हो गया कि तुम्हारा चेहरा लोगों को डरा सकता है? सोफिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम? मरीना ने आगे कहा, वैसे मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था वो कैसा लगा? वो 2 सुनहरे दांत तुम्हारे स्वभाव से कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं, है ना? सोफिया की आंखें फट गईं। क्या तुम थी? मेरे दांतों के साथ ये सब तुमने किया? मरीना ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल मैं ही थी, बेवकूफ। तुम। सोफिया इतनी गुस्से में थी कि उसके पैर तक कांपने लगे। सौभाग्य से गॉर्डन ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया और घबराकर उसकी तरफ देखा। सोफिया, गॉर्डन, मुझे समझ नहीं आता मैंने ऐसा क्या किया कि वो मुझे बार बार परेशान करती है। सोफिया रो पड़ी। गॉर्डन को उस पर दया आई। फिर उसने मरीना की तरफ देखा। लेकिन मरीना की ठंडी नजर उस पर पड़ी ही थी कि गॉर्डन ने अपने बाकी शब्द निगल लिए। मिस बेली, उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। मेरा खाना ठंडा हो रहा है और मैं तुम लोगों जैसे बेवकूफों पर वक्त जाया नहीं कर सकती, मरीना ने अधीर होकर कहा। गॉर्डन चुप रह गया। मिस बेली, मैंने हमेशा अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन तुम ही थी जिसने मना कर दिया। तुमने मेरा मुआवजा ठुकरा दिया, तो आगे से अपनी झुंझलाहट सोफिया पर मत निकालो। ये सब हमारे बीच की बात थी। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। गॉर्डन ने गुस्से से मरीना को देखा। मरीना को ये सुनकर हंसी आ गई। मत बताओ कि तुम सोचते हो मैं जानबूझकर उसे निशाना बना रही हूँ। और क्या नहीं, गॉर्डन ने भारी आवाज में कहा। तुम सोचते हो वो कौन है? क्या मुझे उसके पीछे इतनी मेहनत करने की जरूरत है? मैं बस उससे टकरा गई थी और थोड़ी मजाक में छेड़ दिया। मरीना ने सोफिया की तरफ देखा, जैसे किसी बहुत ही नीच कीड़े को देख रही हो। सोफिया ने दांत भींच लिए। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी जब कोई उसे ऐसी नजरों से देखता था। कैम्बल परिवार के लोग उसे नीचा दिखाते थे, ये तो ठीक, लेकिन एक ऐसी औरत जिसने मर्दों को फुसलाकर सब कुछ पाया हो, उसे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? गॉर्डन कुछ कहने ही वाला था कि मरीना फिर बोल पड़ी। और एक बात, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए जो महसूस करती थी वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने याददाश्त खो दी थी। जब मैंने होश संभाला तो सबसे पहले तुम्हें देखा, तो बस स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्रति झुकाव हो गया। ये एक ऐसे इंसान की सहज प्रतिक्रिया थी जिसने अपनी याददाश्त खो दी हो। अगर उस वक्त मेरी जान कोई और बचाता तो मैं उसी के प्रति वैसा ही व्यवहार करती। तो अब से मैंने तुम्हें धोखा दिया जैसी बातें मत कहना। मुझे तुमसे कोई भावना नहीं है। मरीना ने उंगली उठाकर उसे हल्के से हिलाया। उसकी आंखों में न कोई पुरानी याद थी, न कोई मोह। फिर भी किसी वजह से गॉर्डन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल में सुई चुभो दी हो। वो खुद नहीं समझ पाया क्यों, लेकिन उसे बहुत असहज महसूस हुआ। उसका मन खींच से भर गया। वाह, आपकी लड़की तो गजब की है, कितनी हावी। शेल्डन ने साइमन की तरफ देखकर कहा, मरीना के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर। मेरी लड़की, साइमन ने सोचा। जब उसने ये शब्द सुने तो एक पल को ठहर गया। उसने सिर उठाया और अपनी आंखें उस खूबसूरत और चमकदार लड़की पर टिकाईं। उसे अचानक लगा, उसे मेरी लड़की कहना बिल्कुल सही लगता है। अरे जरा ध्यान रखो, सबके सामने यूं लड़की को मत घूरो, शेल्डन ने ताने के लहजे में कहा। तुम कब तक तमाशा देखते रहोगे? साइमन ने तुरंत अपनी नजर हटा ली और शेल्डन को चेतावनी भरी नजर दी। शेल्डन चुप हो गया। अब फिर मुझे वही काम करने भेज रहे हो जो मेरा नहीं है। अगली बार जब मेरे रेस्टोरेंट में खाने आओगे तो दुगना चार्ज लूंगा। शेल्डन बड़बड़ाया और फिर आगे बढ़ गया। गॉर्डन, मुझे याद है जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें एक खास शर्त लिखी थी, शेल्डन ने कहा। गॉर्डन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, हाँ, तुमने कहा था कि अगर रेस्टोरेंट का असली मालिक आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें रद्द मानी जाएंगी। बिल्कुल सही, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है लेकिन नजर बहुत खराब। ऐसी औरत को संभाले घूम रहे हो जो किसी काम की नहीं। हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड तो पढ़ाई में भी माहिर है और लड़ाई में भी। वो खूबसूरत और टैलेंटेड दोनों है। मैं ऐसे आदमी की क्या इज्जत करूं जो ऐसी घटिया औरत के लिए सिर झुकाए घूमता है? शेल्डन ने हिकारत से कहा। बॉस? गॉर्डन चौंक गया। फिर उसने साइमन की तरफ देखा। साइमन, वही था इस रेस्टोरेंट का असली मालिक। ये रेस्टोरेंट बाकी सब से बिल्कुल अलग था, पूरे सोलेमवुड में इसका कोई मुकाबला नहीं था। और ये सोचकर गॉर्डन हैरान रह गया कि इसका मालिक वो आदमी है जिससे उसका दादा तक डरता था। पहले मैं तुमसे इसलिए काम करता था क्योंकि तुम समझदार लगे थे, लेकिन अब दिख रहा है कि तुम पूरे बेवकूफ हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द समझो। आगे से मेरे रेस्टोरेंट में कदम मत रखना। अब अपनी घटिया गर्लफ्रेंड को लेकर निकलो यहाँ से। शेल्डन ने झुंझलाकर हाथ हिलाया। गॉर्डन ने होंठ दबाए और अपना गुस्सा निगल लिया। पीछे खड़ी सोफिया के चेहरे पर अंधेरा छा गया।
उनके पीछे खड़े लोग फुसफुसाने लगे। ओह, तो पहले से ये शर्त थी, अब सब समझ में आया। हाँ, शेफ को तो बॉस का ख्याल रखना ही होगा। वैसे बॉस काफी हैंडसम है ना? हैंडसम होने से क्या होगा? सुना नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड तो पहले से है। भाई, जरा उसकी गर्लफ्रेंड की कमर देखो और अपनी औकात समझो। लोगों की बातें चलती रहीं और माहौल का रुख एकदम बदल गया। आखिर दर्शक ऐसे ही होते हैं, हर बात में बस गॉसिप। किसी के साथ टिककर नहीं खड़े रह सकते। अब भी यहाँ खड़े हो, क्या मैं फोकलिफ्ट बुलाऊं तुम्हें बाहर फेंकने के लिए? शेल्डन ने नाराज होकर कहा। चलो। गॉर्डन ने साइमन की ओर देखा, फिर सोफिया का हाथ पकड़कर जाने लगा। लेकिन सोफिया इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने गॉर्डन का हाथ झटक दिया और गुस्से में साइमन की तरफ देखा। सर, क्या आपको पता है ये औरत कितनी चालाक है? पिछली बार मैंने इसे दूसरे मर्द के साथ फ्लर्ट करते देखा था, और अब ये आपके साथ है। क्या आपको ऐसी औरत घिनौनी नहीं लगती? सोफिया, गॉर्डन ने सख्त लहजे में टोका। तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोल रही। उस दिन तुम भी मेरे साथ थे, सोफिया ने आत्मविश्वास से कहा। मरीना ने आंखें सिकोड़ ली। उसे लगा सोफिया के दांत तोड़ना शायद अब काफी नहीं होगा, अगली बार वो उसकी जबान ही खींच लेगी। जैसे जैसे मरीना के विचार और खतरनाक होते गए, साइमन अचानक उसके पास आ गया। वो झुककर उसकी आंखों में देखकर बोला, इतनी खूबसूरत औरत अगर कुछ बॉयफ्रेंड रख भी ले तो क्या हुआ? जब तक वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइमन का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरे प्यार में डूबा हो, जिससे रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लड़कियां जल उठीं। वे खुशी से चीख पड़ी। आह, अब और नहीं सहा जाता। ओह माय गॉड, क्या ये बॉस का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना विनम्र प्यार है? बहनों, अब असली दुनिया में आ जाओ। उन निकम्मे मर्दों के लिए मत रो। खुद को इतना बेहतरीन बनाओ कि तुम्हारे पास भी एक साथ कई बॉयफ्रेंड हों। सोफिया उन बातों से हक्का बक्का रह गई। जब उसने साइमन के चेहरे की ओर देखा तो गुस्से में उसके दांत किटकिटा उठे। मरीना तो एक सायरन थी। वो जिस भी मर्द से मिलती उसे अपने जाल में फंसा लेती। और इन सती दिमाग वाले मर्दों को देखो, सब उसके जाल में फंसे पड़े हैं। पर खुद मरीना को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि साइमन के अप्रत्याशित जवाब से वो कुछ पल को निशब्द रह गई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कहीं तुम्हारा असली पेशा एक्टर तो नहीं है? तुम्हें लगता है मैं एक्टिंग में अच्छा हूँ? साइमन ने भी उसकी तरह धीरे से पूछा। मरीना ने फुसफुसाकर कहा, तुम तो बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतने लायक हो। साइमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि शायद मैं सिर्फ अपने सच्चे एहसास जाहिर कर रहा हूँ? मरीना ने उसे देखते हुए कहा, मुझसे प्यार मत करना, हमारे बीच कोई डेटिंग जैसी चीज नहीं होने वाली। साइमन ने हल्की उदासी से कहा, जैसा सोचा था, तुम्हें बस मेरे शरीर में दिलचस्पी है। छी, तुम मेरे लिए बस एक तकिया हो, बकवास बंद करो। मरीना ने तुरंत उसकी ओर देखना बंद कर दिया। गॉर्डन उनके बीच की बातें सुन नहीं पा रहा था, लेकिन जिस तरह वो दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे, वो किसी प्यार में डूबे जोड़े जैसे लग रहे थे। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव आया, कोई ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी पहचान नहीं पाया। फिर उसने परवाह किए बिना सोफिया का हाथ पकड़ा और जाने लगा। मरीना की नजर किनारे से उन दोनों पर पड़ी। वो अचानक आगे बढ़ी और चिल्लाई, सोफिया। सोफिया ने सहजता से पीछे मुड़कर देखा और उसी पल मरीना ने उसका मास्क खींचकर उतार दिया। तुम क्या कर रही हो? मरीना ने अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा, जिससे सोफिया के कान दर्द से लाल हो गए। वो गुस्से से उसे घूरने लगी। गुस्से में वो ये भूल गई कि उसके मुंह में 2 सोने के दांत जड़े हुए थे। अरे यार, ये तो 2 सोने के दांत हैं, आंखें चौंधिया जाएं। कोई अपने मुंह में सोने के दांत भी लगवाता है? मैंने तो ये बस टीवी शोज में ही देखा था। कितनी गरीब होगी ये औरत, जो अमीरी दिखाने के लिए ऐसा तमाशा कर रही है। हा हा हा, ये 2 बड़े गोल्डन दांत तो इस साल का सबसे मजेदार मजाक हैं। पूरा रेस्टोरेंट ठहाकों से गूंज उठा। लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो और फोटो लेने शुरू कर दिए। तभी सोफिया को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। उसने तुरंत मुंह पर हाथ रख लिया। तुम सब फोटो लेना बंद करो। गॉर्डन तुरंत आगे आया और सोफिया को ढांक लिया। फिर वो उसे पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर भागा। जाते जाते सोफिया ने पीछे मुड़कर मरीना को घूरा। उसकी नजरें ऐसी थी मानो वो उसे जिंदा न छोड़ेगी। पर मरीना मुस्कुराई और अंगूठा उठाकर उसकी तरफ दिखाया, फिर एक झटके में वही अंगूठा नीचे कर दिया। वो सोफिया को चोट नहीं पहुंचा रही थी, पर उसे जलील जरूर कर रही थी। सोफिया की आंखें लाल हो गईं। वो गॉर्डन का हाथ छुड़ाकर वापस जाकर मरीना को पीटना चाहती थी, लेकिन गॉर्डन ने मरीना के पीछे खड़े आदमी को देखा और तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए उसे घसीटकर वहां से दूर ले गया। वो सोफिया को लेकर रेस्टोरेंट से कुछ 100 मीटर दूर आ गया। गॉर्डन, तुम मुझे दर्द दे रहे हो, सोफिया ने रोते हुए कहा। माफ करना। गॉर्डन को एहसास हुआ कि उसने जोर से पकड़ लिया था। उसने हाथ छोड़ा, लेकिन सोफिया की कलाई पर लाल निशान पड़ चुका था। गॉर्डन, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया? सोफिया ने उम्मीद और गुस्से से पूछा। नहीं, गॉर्डन ने ठोस स्वर में कहा। उसकी आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था। सोफिया को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने चिंतित होकर पूछा, तो क्या तुम्हें अभी भी मरीना के लिए कुछ महसूस होता है? बिल्कुल नहीं, गॉर्डन ने तुरंत कहा, इतना जल्दी कि जैसे अपने झूठ को ढकने की कोशिश कर रहा हो। गॉर्डन, सोफिया की आंखों में आंसू चमकने लगे। गॉर्डन को फिर अपराध बोध हुआ।
उसने उसे बाहों में लेकर कहा, सोफिया, मैंने पहले ही कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा। बेकार के ख्याल मत पालो, ठीक है? क्या तुम पक्का नहीं बदलोगे? सोफिया ने उसके शर्ट को कसकर पकड़ा। नहीं बदलूंगा, गॉर्डन ने दृढ़ स्वर में कहा। उसने कसम खाई कि वो अपने पिता जैसा गैर जिम्मेदार आदमी कभी नहीं बनेगा। वो सोफिया से प्यार करता था, वही उसकी पत्नी बनेगी। मुझे तुम पर भरोसा है, सोफिया ने आखिरकार सुकून से कहा। और हाँ, अब से मरीना से कोई झगड़ा मत करना, गॉर्डन ने उसे समझाते हुए कहा। मैंने कब उसे छेड़ा? वो खुद मुझ पर चढ़ी थी। मेरे 2 दांत भी उसी ने तोड़ दिए थे, सोफिया ने शिकायत की। मुझे पता है, लेकिन गॉर्डन को डॉक्टर लियम का मरीना के प्रति रवैया याद आया। कुछ तो अजीब था। वो जानता था कि मरीना की पहचान सामान्य नहीं थी। लेकिन क्या? सोफिया ने पूछा। कुछ नहीं, हमारी शादी जल्द ही होने वाली है। तुम्हें बहुत सी तैयारियां करनी है, इसलिए बेकार लोगों और बातों पर ध्यान मत दो। गॉर्डन की आवाज अब मुलायम हो गई। वो और कुछ नहीं बोला। उसे अपने दादा की बात याद थी, उस रहस्यमय आदमी की तहकीकात मत करना। मरीना अब उसी आदमी के साथ थी। बेहतर यही था कि उन्हें सतर्क न किया जाए। ठीक है, सोफिया ने राहत की सांस ली। उसके मन में अब बस एक ही ख्वाहिश थी, जब वो गॉर्डन से शादी करके कैम्बल परिवार की अमीर बहू बनेगी तो मरीना को अपने पैरों तले झुकाकर रखेगी। उधर गॉर्डन और सोफिया के जाने के बाद मरीना और साइमन वापस प्राइवेट रूम में डिनर के लिए लौट आए। अब कोई उन्हें परेशान करने वाला नहीं था। शेल्डन ने अपनी पूरी कुकिंग स्किल झोंक दी। वो अपने बॉस की गर्लफ्रेंड का दिल जीतना चाहता था ताकि अप्रत्यक्ष रूप से बॉस को खुश कर सके। लेकिन मरीना को न कोई खुशी हुई, न दिलचस्पी। वो तो अब तक कई बार उबासी ले चुकी थी। वैसे ये खाना इतना देर से क्यों आ रहा है? ये अजीब सा कपड़े पहना शेफ ग्राहकों की शिकायत नहीं झेलता क्या? मरीना ने साइमन की ओर मुड़कर कहा। शेल्डन ये सुनकर कांप गया। कढ़ाई में पक रही सब्जियां तुरंत जल गईं। मरीना झुंझला गई। उसने दोनों हाथों से टेबल पर सहारा लिया और सीधे शेल्डन की तरफ चल पड़ी। जब मरीना उसकी ओर बढ़ी तो शेल्डन का चेहरा कुछ पल के लिए जम सा गया और वह भूल गया कि वह क्या कर रहा था। उधर मरीना ने शेल्डन के पास रखे कटलरी उठाई और बर्तन से एक टुकड़ा मांस निकाल लिया। वो अभी तैयार नहीं हुआ। शेल्डन ने जैसे ही समझा कि मरीना क्या करने वाली है, उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मरीना ने वह मांस अपने मुंह में डाल लिया। मरीना ने कुछ बार चबाया और उसके चेहरे का भाव तुरंत ही बेहद जटिल हो गया। जल्दी उसे थूक दो, शेल्डन ने घबराकर अपने हाथ उसके मुंह के सामने कर दिए। ऐसी नाकाम डिश ग्राहक को नहीं खिलानी चाहिए थी। मरीना ने शेल्डन की ओर देखा, पर उसने मांस को थूका नहीं, बल्कि आंखें बंद करके निगल लिया। तुम खा क्यों रही हो? मैंने कहा ना, थूक दो। शेल्डन को लगा जैसे उसका दिमाग फटने वाला है। वो अपने ग्राहक को खराब डिश खाने से नहीं रोक पाया था। उसके अंदर की आत्मा चिल्ला उठी। एक शेफ के रूप में उसका विश्वास टूट गया था। मरीना ने खाने के बाद कटलरी नीचे रखी और शेल्डन की ओर देखा। मैंने कहा था ना, जादू टोने की तरह खाना बनाने से डिश स्वादिष्ट नहीं बनती। आगे से नॉर्मल तरीके से बनाना, ये बेकार के स्टंट बंद करो। शेल्डन अवाक रह गया। जादू? वह तो जैसे पत्थर बन गया। उसी वक्त अपनी सीट पर बैठे साइमन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। क्या हंस रहे हो? मरीना ने पलटकर पूछा। कुछ नहीं, बस लगा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, साइमन ने सहजता से कहा और उसकी नजर शेल्डन पर गई। सुना तुमने, आगे से अच्छे से पकाना, हमेशा इंग्रेडिएंट्स पर स्टंट मत दिखाना। शेल्डन स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि आज उसका शेफ वाला करियर खत्म हो गया है। उसने रसोई का चाकू उठाया और अपने गले की ओर तान लिया, मरकर ही इस शर्म का बदला लेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी उसकी इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया। मरीना ने साइमन की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो आज वापस चलते हैं और सैंडविच खाते हैं। सैंडविच? साइमन ने थोड़ा उलझन में पूछा। कहना मत कि तुमने कभी खाया नहीं। मरीना ने भौहें उठाई। नहीं, साइमन ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। ये तो 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन खोज है। चलो मेरी तरफ से। मरीना ने मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया। ठीक है, साइमन ने सहजता से सिर हिलाया। दोनों निजी कमरे से निकल गए। शेल्डन अब भी वही चाकू गले पर लगाए खड़ा था। अरे, तुम दोनों ने देखा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? कोई मुझे रोकने भी नहीं आएगा। कोई जवाब नहीं। मरीना बाहर साइमन से बातें कर रही थी। देखो, मुझे तो पेपर फ्लेवर वाला सबसे अच्छा लगता है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी जरूर पसंद आएगा, साइमन ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा। शेल्डन अकेला रह गया, अपने हाल पर तरस खाते हुए। क्या ये कपल थोड़ा सा ध्यान नहीं दे सकते मेरे टूटे हुए दिल पर? उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, गला खखारते हुए चाकू फेंक दिया और ऐसे बाहर निकल गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। आज रात जो कुछ हुआ वो सब एक सपना था। कल उठते ही मैं फिर इंटरनेशनल शेफ चैंपियन हूँ। मरीना ने सचमुच अपने कहे अनुसार साइमन को खाने पर ले गई। रेस्तरां से निकलने के बाद वह एक कन्वीनियंस स्टोर गई और 2 सैंडविच खरीदे। फिर दोनों स्टोर के सेल्फ सर्विस टेबल पर बैठ गए। लो, ट्राई करो। मरीना ने एक सैंडविच साइमन को थमाया। साइमन ने पैकेजिंग को हैरानी से देखा। कहना मत कि तुमने इसे पहले देखा भी नहीं। मरीना ने भौं उठाए। विज्ञापन में देखा है, साइमन ने हल्के से कहा।
समझ गई, अमीर घर के लड़के हो ना मिस्टर हर्नांडेज। नाश्ते में ब्रेड पर कैवियार खाते होगे क्या? मरीना ने मजाक किया। उसने साइमन के हाथ से सैंडविच लिया, पैकेज खोला, सॉस लगाया और माइक्रोवेव में गर्म करने चली गई। फिर वापस आकर उसने सैंडविच साइमन के सामने रख दिया। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर खाना। साइमन उसे देखते रहे। वो धीरे से बोले, मैंने सुना है तुम बेली परिवार की इकलौती बेटी हो। मरीना ने मुस्कुराकर पूछा, तो हर्नांडेज परिवार में कौन तुम्हारी नहीं सुनता? कई लोग, साइमन ने धीमे स्वर में कहा। फिर तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर पाए? डर नहीं लगा कि तुम्हारे न रहने पर कोई बगावत कर दे? मरीना ने सोचा था हर्नांडेज परिवार में हालात बिगड़ रहे हैं, इसलिए ही वह सोलेमवुड आई थी, पर उसे नहीं लगा था कि साइमन से यही मुलाकात हो जाएगी। साइमन ने लापरवाही से कहा, अगर उन्होंने कोशिश की तो देख लेंगे। मरीना ने मुंह बनाया, कितना घमंडी आदमी है। ठीक है, अब खा सकते हैं। उसने घड़ी देखी और उत्साहित होकर सैंडविच उठाया। खुशबू हवा में फैल गई। मम, कितना स्वादिष्ट। मरीना ने सूंघा और चाव से खाने लगी। वो सैंडविच शेफ के अजीब खाने से कहीं बेहतर था। मरीना बड़ी संतुष्टि से खा रही थी। उसकी चमकती आंखें खुशी से सिकुड़ गईं, वो पल में बेहद प्यारी लग रही थी। तुम खा क्यों नहीं रहे? क्या तुम ऐसा जंक फूड नहीं खाते? उसने आधा सैंडविच खत्म कर लिया था, पर देखा साइमन ने अभी तक नहीं खाया। अगर नहीं खाना है तो मुझे दे दो, उसने हाथ बढ़ाया। साइमन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर सैंडविच बचा लिया। तुमने खुद बनाया है मेरे लिए, मैंने मना तो नहीं किया। मरीना ने दुखी होकर कहा, पर तुम तो ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ख्याल में खोए हो। साइमन ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम्हें कैसे लगा कि मैं ख्यालों में था? तो फिर क्या कर रहे थे? मरीना ने अब भी उसकी सैंडविच से नजर नहीं हटाई थी। साइमन ने गहरी आवाज में कहा, सौंदर्य देख रहा था। उसकी आवाज इतनी गंभीर और आकर्षक थी कि दिल को छू जाए। मरीना ने आखिरकार उसकी ओर देखा। मुझे बचपन से पता है कि मैं खूबसूरत हूँ, ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं। फिर मुस्कुराई, लेकिन मेरा चेहरा कोई फ्री आकर्षण नहीं है। अगर देखना है तो उसका चार्ज लगेगा। टिकट फीस? साइमन ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, मरीना ने तुरंत जवाब दिया। साइमन ने थोड़ी पर हाथ टिकाते हुए कहा, मुझे सोचने दो, मिस बेली चाहती हैं कि मैं ये टिकट फीस कैसे चुकाऊं? पैसों से तो नहीं होगा, है ना? पैसे तो चारों बड़े परिवारों के पास बहुत थे। मुझे तुम्हारे सैंडविच का आधा दे दो, मरीना ने झट से कहा। साइमन कुछ पल के लिए चुप रह गया। तुम्हें ये चीज इतनी पसंद है? हाँ, मरीना ने उत्साहित होकर सिर हिलाया और सैंडविच को ललचाई नजरों से देखने लगी। हालांकि उसके घायल होने के बाद उसके परिवार ने उसे ऐसी चीजों से दूर रखा था। यहाँ तक कि ऑस्कर और ली को भी उसकी निगरानी में रखा गया था। साइमन ने पूछा, फिर तुमने पहले कुछ और सैंडविच क्यों नहीं ले लिए? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती थी? लेकिन रैक पर बस 2 ही बचे थे, मरीना ने असहायता से कहा। और फिर बड़बड़ाई, जिसने सैंडविच की सर्विंग तय की उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। एक से पेट नहीं भरता, 2 ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल किसी चालाक लड़के की तरह जो जानबूझकर नखरे दिखाता है। साइमन कुछ नहीं बोला। मरीना झुंझलाते हुए बोली, तो दोगे या नहीं, या यूं ही बैठे रहोगे? ये इंसान आकृति तकिया बहुत बातें करता था। साइमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब अगर मैं तुम्हें आधा सैंडविच दे दूं तो आगे से मिस बेली को फ्री में देख सकता हूँ। मरीना ने आंखें घुमाई। क्या तुम्हें मेरा चेहरा किसी डिस्काउंटेड टूरिस्ट स्पॉट जैसा लगता है? आधा सैंडविच बांटो और समझो लाइफ टाइम पास मिल गया। फिर बोली, आज रात के लिए ही सही। साइमन ने बिना झिझक सैंडविच उसे दे दिया। मरीना की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत सैंडविच को 2 हिस्सों में बांट लिया। साइमन उसकी चमकती आंखों और मुस्कुराते चेहरे को देखकर खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। वो अपनी सैंडविच को देखता रहा। उसे कभी नहीं लगा था कि एक छोटा सा सैंडविच उसे इतना सुकून दे सकता है। इसी बीच दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे और उन्हें पता नहीं चला कि सुविधा स्टोर की एक कर्मचारी ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया है। पोस्ट का कैप्शन था, आज नाइट शिफ्ट में एक परी कहानी जैसे कपल से मुलाकात हुई। उनकी मिठास ने मेरे अंदर की वो टीनेज लड़की जगा दी जो 20 साल पहले मर चुकी थी। वीडियो अपलोड होते ही धड़ाधड़ वायरल हो गया। हे भगवान, ये दोनों कितने खूबसूरत हैं। क्या दुनिया में वाकई इतने परफेक्ट कपल्स होते हैं? इस लड़की का तो अंदाज ही कमाल है, बिल्कुल रियल, बिना किसी दिखावे के। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। सच कहा, खूबसूरत लोग तो सैंडविच खाते हुए भी इतने अच्छे लगते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि लड़का जिस नजरों से लड़की को देख रहा है, ओह माय गॉड, मैं तो बस उस नजर में खो गई। भीड़ में कुछ आलोचनात्मक आवाजें भी आई। ये तो सब नाटक है। कोई इतनी सजी धजी हालत में सैंडविच खाने जाता है? जाहिर है पब्लिसिटी स्टंट है। किसी ने जवाब दिया, जलन हो रही है क्या? जरा ध्यान से देखो, उस आदमी की कलाई में जो घड़ी है वो इंटरनेशनल ब्रांड की कस्टम मॉडल है जिसकी कीमत 8 अंकों से शुरू होती है। ऐसा इंसान हमारे जैसे गरीबों को धोखा देने नहीं आएगा। और लड़की के कपड़े, वो तो नई फैशन कलेक्शन से हैं जो अभी लॉन्च भी नहीं हुई। मैंने इसे फैशन शो में देखा था। वाह, कौन है ये अमीर जोड़ी? आम लोगों की जिंदगी जीने का अनुभव लेने आए हैं क्या? स्क्रीनशॉट लो जल्दी। इनकी खुशी देखकर तो दिल खुश हो गया। उम्मीद है मुझे भी इस साल कोई साथी मिले।
वीडियो 1 घंटे में ही दिन की सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट बन गया। स्टाफ की इनबॉक्स मैसेजों से भर गई, लोग और वीडियो मांग रहे थे। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो मरीना और साइमन वहां नहीं थे। अगर पास के कूड़ेदान में 2 खाली सैंडविच पैकेट न होते तो उसे यकीन ही न होता कि वो दोनों सच में आए थे। उधर सैंडविच कंपनी की मार्केटिंग टीम ने जब ये वायरल वीडियो देखा तो उन्होंने तुरंत इस मौके को भुनाने का फैसला किया। परिणाम, उस दिन सारे सैंडविच बिक गए और प्री ऑर्डर 6 महीने आगे तक बुक हो गए। ऑपरेशन मैनेजर कान से कान तक मुस्कुरा रहा था और उसने तुरंत कंपनी के मालिक को रिपोर्ट दी। मालिक ने सुनते ही कहा, किसी भी कीमत पर इन दोनों को ढूंढो। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैनेजर ने वीडियो में दिखे दोनों को देखा और मन ही मन सोचा, सर, उनके हाथ की घड़ी ही हमारी साल भर की प्रॉफिट से ज्यादा कीमत की है। पर कर्मचारी होने के नाते उसे ऑर्डर मानना पड़ा। वो दोनों को ढूंढने निकल पड़ा। उधर मरीना और साइमन होटल लौट चुके थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सैंडविच खाने के इस छोटे से पल ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है। खाने के बाद मरीना को नींद आने लगी। उसने खुद को किसी तरह नहाने पर मजबूर किया और फिर बिस्तर पर जा लेटी। आंखें बंद करते हुए उसने बगल की जगह थपथपाए और बुदबुदाए, तकिया, अब तुम्हारी ड्यूटी शुरू। साइमन हल्के से हंसा, ड्यूटी शुरू। फिर वह आज्ञाकारी होकर उसके पास लेट गया। वो अभी अभी नहाकर आया था। उसके शरीर पर हल्की नमी और ताजगी थी। उसके शरीर की खुशबू अब और गहरी हो गई थी। मरीना ने भौहें सिकोड़ ली। क्या ये आदमी परफ्यूम से नहाता है? शायद वो अब तक ये खुशबू इसलिए नहीं पहचान पाई थी क्योंकि उसने पहले कभी इतनी करीब से महसूस नहीं किया था। मरीना उसके पास सिमट गई, आंखें झपकती रहीं और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में डूब गई। उसे क्या पता था कि शहर के दूसरे कोने में पीटर लगभग पागल हो चुका है। तुम दोनों तो मरीना के साथ हर वक्त थे, फिर उसे कैसे खो दिया? पीटर गुस्से में कमरे में चक्कर लगा रहा था। ऑस्कर ने भौहें चढ़ाकर कहा, हमें नहीं पता। अस्पताल से निकलते ही मिस बेली बहुत गुस्से में थी। उन्होंने खुद कार की चाबी छीनी और निकल गईं। आप जानते हैं उनकी ड्राइविंग कैसी है, हम पीछा नहीं कर पाए। पीटर ने बालों में हाथ फेरते हुए चिल्लाया, चाहे जैसे भी हो उसे ढूंढो। अगर मरीना गायब हुई तो किसी की खैर नहीं। 3 साल पहले जब मरीना लापता हुई थी तब से परिवार उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। उसी वक्त कंप्यूटर पर बैठे ली ने अचानक कहा, मिल गई। मरीना कहाँ है? जैसे ही पीटर ने ली की आवाज सुनी वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन जब उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो देखा तो उसने गुस्से में कंप्यूटर उठा लिया। ये क्या चल रहा है? मरीना के साथ वो आदमी कौन है? हाँ, अब याद आया, वही आदमी है जो पिछली बार मरीना के साथ था और उसने मुझे नशे की दवा दी थी। क्या उसने मरीना को अगवा कर लिया? क्या वो उसे सैंडविच खिलाने ले गया? क्या उसे नहीं पता कि मरीना को ऐसा जंक फूड बिल्कुल पसंद नहीं? जल्दी करो, मुझे 1 मिनट में उस आदमी की पूरी जानकारी चाहिए। पीटर ने ली की तरफ गुस्से से देखा। ली ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या देख रहे हो? जल्दी सर्च करो। पीटर की आवाज ऊंची हो गई। ली ने बिना कुछ बोले कंप्यूटर वापस खींचा और कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर शिकन उभर आई। क्या हुआ? मिल गया। दिखाओ मुझे कौन है वो कमीना जो हमारी छोटी राजकुमारी को फुसला रहा है। पीटर आगे झुका, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह काली थी। ये क्या हुआ? तेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया क्या? पीटर ने पूछा। ली ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं। क्या मतलब नहीं? स्क्रीन तो ब्लैक है। मैं जिस आदमी की जानकारी मांग रहा था वो कहाँ है? पीटर ने एक के बाद एक सवाल दाग दिए। ली ने शांत स्वर में कहा, यही उसकी जानकारी है। पीटर ने काले स्क्रीन की ओर देखा और गुस्से में अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? ऑस्कर, जो ली को अच्छे से जानता था, बोला, मिस्टर मुअर, ली मजाक नहीं कर रहा। उसका मतलब है कि उस आदमी की सारी जानकारी ब्लैकआउट कर दी गई है। क्या सब ब्लैकआउट? पीटर ने चौंक कर पूछा। हाँ, ऑस्कर ने स्पष्ट किया, किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान छिपा दी है, इसलिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा। तो उसे निकालो। तुम लोग इसी काम में तो माहिर हो, है ना? पीटर ने ली की ओर घूरते हुए कहा। ली चुप रहा। ऑस्कर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, वो कह रहा है कि वो सिस्टम क्रैक नहीं कर पा रहा। पीटर ने झुंझलाकर कहा, कब कहा उसने? ऑस्कर ने कंधे उचकाए, उसकी आंखों ने कहा। पीटर एक पल को सन रह गया। क्या बकवास! अब आंखें भी बोलने लगी। अब क्या करें? अगर हमें उस आदमी की पहचान नहीं मिली तो हम मरीना को नहीं ढूंढ पाएंगे, और अगर मरीना नहीं मिली तो हमारी खैर नहीं। पीटर ने गंभीरता से कहा। ऑस्कर ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर मुअर, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी मिस बेली के खिलाफ है। तुम्हें कैसे पता? पीटर ने भौहें चढ़ाई। उसके व्यवहार और नजरों से लगता है कि वो मिस बेली को पसंद करता है, मतलब वो उसे प्रपोज करने के दौर में है, ऑस्कर ने समझाया। क्या? पीटर की आवाज ऊंची हो गई। सीधी भाषा में कहूं तो वो मिस बेली को पटाने की कोशिश कर रहा है, ऑस्कर ने कहा। पीटर हैरान रह गया। क्या? वो हिम्मत कैसे कर सकता है हमारी मरीना को पाने की? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। पीटर दरवाजे की ओर बढ़ गया। मिस्टर मुअर, आपको पता भी है कि मिस बेली कहाँ है? ऑस्कर ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं सोलेमवुड के एक कोने को खंगाल डालूंगा जब तक उस बेहया आदमी को ढूंढ न लूं। पीटर बोलता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। क्या हमें सच में मिस बेली को ढूंढने की जरूरत नहीं? ली ने धीरे से पूछा।
ऑस्कर मुस्कुराया, तुम्हें तो पता है मिस बेली का स्वभाव, अगर वो खुद ना चाहे तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। ली ने सिर हिलाया, सही कहा। ऑस्कर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हिम्मत मत हारो, हमेशा कोई ना कोई हमसे बेहतर होता है। ऊंचे पहाड़ भी तो चढ़ने के लिए ही होते हैं। अगर तुम उस आदमी का डेटा नहीं तोड़ पाए तो ये कोई हार नहीं। ली की आंखें थोड़ी मुलायम हो गईं। इस बीच होटल में दूर बैठी मरीना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीटर ने उसके लिए पूरा सोलिमवुड सिर पर उठा रखा है। वो चैन से सोई और सुबह ताजा मन से उठी। उसने अंगड़ाई ली, लेकिन जैसे ही सिर उठाया सामने अपने पसंद पिलो की बड़ी बड़ी आंखों से टकराई। मरीना ने झट से करवट ली। तुम रोज इतनी जल्दी उठते हो? साइमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उठा नहीं, सोया ही नहीं। क्या पूरी रात नहीं सोए? क्यों? मरीना ने आश्चर्य से पूछा। साइमन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आखिर मैंने एक रात का टिकट खरीदा था, पूरी कीमत वसूल करनी तो बनती है। मरीना ने बिना बोले उसे घूरा। अगर तुम उठ गई हो तो नहा लो, मैं होटल से नाश्ता मंगवाता हूँ, साइमन ने कहा और बिस्तर से उतर गया। साइमन के जाने के बाद भी मरीना उसी दिशा में देखती रही। क्या वो सच में पूरी रात उसे देखता रहा? क्या ये तकिया मालिक बनने की सोच रहा है? वो झट से उठी और बाथरूम भागी। उसने ध्यान से अपना शरीर देखा, कोई संदिग्ध निशान नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अंदर एक हल्की बेचैनी थी। उसके बिना नींद नहीं आती और उसके साथ डर लगता है। वो सिर पकड़कर रह गई, फिर ठंडा पानी चेहरे पर छिड़ककर बोली, जो होगा देखा जाएगा। जब मरीना बाहर आई तो साइमन टेबल लगा रहा था। हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा छोटा असिस्टेंट कहाँ गया? उसने पूछा। साइमन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो अभी अस्पताल में है, उसने कहा। अस्पताल? क्या हुआ? बीमार है क्या? मरीना ने पूछा। साइमन ने कुछ पल उसे देखा। वो बीमार नहीं है, उसे तुमने पीटकर भेजा है। मरीना ने पलकें झपकाई, फिर कहा, ओह वो तो फिर उसकी किस्मत ही खराब थी। अब उसे सब याद आ गया था। हाँ, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। साइमन ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि उसकी बदकिस्मती इस वजह से है कि मैंने उसे पीटा, बल्कि इसलिए कि उसके बॉस जैसे तुम हो, मरीना ने कहा और बेकन का एक टुकड़ा काटकर खाया। साइमन नहीं जानता था कि क्या जवाब दे। इस बीच गैविन, जो बहुत दुर्भाग्यशाली था, रॉबर्ट के अस्पताल के बिस्तर के पास लेटा था। रॉबर्ट ने गैविन को नापसंद भरी नजरों से देखा। मेरे चाचा ने तुम्हें पैसे नहीं दिए, अस्पताल का कमरा भी नहीं ले सकते, और यहाँ मेरे पास आकर तंग कर रहे हो। गैविन, जो रॉबर्ट की तरह ही पट्टियों में बंधा हुआ था, टीवी पर चल रहे गेम को ध्यान से देख रहा था। क्या तुम्हें अकेला कमरा थोड़ा खाली नहीं लगता? मुझे बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगता, तो जल्दी करो और नर्स से कहो कि अपना बिस्तर हटा दे। रॉबर्ट को गैविन की मौजूदगी बेहद नागवार लगी। गैविन के आसपास एक विशेष तरह की जादुई ऊर्जा थी, जिससे उसके आसपास के लोगों की किस्मत खराब हो जाती थी। उदाहरण के लिए, पिछली बार जब रॉबर्ट गैविन से मिलने गया था तो उसे उस महिला राक्षसी ने पीट दिया था और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। वैसे भी साइमन को छोड़कर कोई उसे संभाल नहीं सकता था। ये बदकिस्मत वाला जितना दूर रहे उतना अच्छा है। शानदार शॉट। गैविन ने टाइलर के हाल के शॉट की तारीफ की। ओह, पीछे जाओ, पीछे जाओ। मार्क्समैन के शानदार पल को मैंने मिस किया, सब तुम्हारी वजह से। जब उसने टाइलर का गेमिंग नाम सुना तो रॉबर्ट ने गैविन से बहस करना भूलकर रिमोट उठाया और वीडियो को थोड़ा पीछे किया। चूंकि ये रिकॉर्डेड गेम वीडियो था, लाइव प्रसारण नहीं, इसलिए प्रोग्रेस बार को नियंत्रित किया जा सकता था। गैविन को कोई परवाह नहीं थी और वह आराम से अस्पताल के बिस्तर पर लेटा रहा। उसे लगा जैसे उसे काम से लंबा ब्रेक मिल गया हो, या शायद बाद में वह डॉक्टरों से और पट्टियां लगवा सकता था। इस तरह वह मिस्टर हर्नांडेज से कुछ और छुट्टियां दिलवा सकता था। गैविन ने अपनी नाक पर चश्मा ऊपर किया। इस बीच मरीना आराम से नाश्ता कर रही थी। अचानक साइमन के फोन की घंटी बजी। साइमन ने कॉलर ईद देखी और उसका चेहरा काला हो गया। उसने मरीना की ओर इशारा किया। मैं ये कॉल लेता हूँ। हाँ, मरीना का मन खाने में लगा था, उसे फोन कॉल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। साइमन ने मरीना को देखा, जिसने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसकी आंखों में निराशा चमकी। कल रात उसने सैंडविच से ध्यान नहीं खींचा और आज सुबह बेकन। ऐसा लगता है कि इस छोटी लड़की की नजर में उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। साइमन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपने फोन के साथ फ्लोर टू सीलिंग विंडो की ओर बढ़ा। उसने लंबे उंगलियों से स्क्रीन स्वाइप कर कॉल उठाई। हेलो। पहले की मृदु मुस्कान अचानक गंभीरता में बदल गई। मिस्टर हर्नांडेज, मैंने उस मामले पर विचार किया जो आपने पिछली बार बताया था। मैं आपको वो दे सकता हूँ जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। फोन की दूसरी तरफ अर्ल की गंभीर आवाज आई। साइमन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। कुछ क्षण बाद उसने फोन काट दिया और टेबल की ओर लौट आया। अपना काम कर लो, मेरी चिंता मत करो। जब मुझे तुम्हारी नजदीकी जरूरत होगी मैं खुद आकर ढूंढूंगा। मरीना ने साइमन कुछ कहने से पहले ही बोल दिया। साइमन ने उसका माथा हल्के से थपथपाया। तुम निर्दयी लड़की, क्या मैं तुम्हारी नजर में सिर्फ एक तकिया हूँ? अगर नहीं। मरीना ने सिर उठाया, एक हाथ में कांटा और दूसरे में चाकू। कांटे पर बेकन का एक टुकड़ा था। जैसा कि उम्मीद थी, एक असंतुष्ट हरकत। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी चीजें दी और वो भी मुफ्त में। साइमन ने हंसते हुए कहा।
कौन सी अच्छी चीजें क्या दी तुमने मुझे? मरीना की आंखों में थोड़ी उलझन थी। खुद समझो, साइमन ने और समझाने की जरूरत नहीं समझी। उसने जैकेट उठाए और जाने की तैयारी की। खाना खाकर यहाँ मेरा इंतजार करना, उसने जाते समय मरीना को याद दिलाया। मरीना ने कंधे उचकाए और कोई जवाब नहीं दिया, बेकन खाते हुए। चूंकि गैविन ड्यूटी के दौरान घायल हुआ था और अस्पताल जाना पड़ा, साइमन को खुद कैम्बल परिवार के पास जाना पड़ा। गॉर्डन ने साइमन को देखा, उसकी आंखों में ठंडी और जांच भरी नजर थी। साइमन ने उसे एक भी नजर नहीं दी और बटलर के मार्गदर्शन में अर्ल के कमरे की ओर सीधे चला गया। अर्ल व्हीलचेयर में बैठा था और उसका रंग रूप अच्छा लग रहा था। जब बटलर ने साइमन को अंदर ले जाया, वह तुरंत बाहर चला गया और दरवाजा बंद करने की शिष्ट स्मरण कराई। वो चीज कहाँ है जो मैं चाहता हूँ? साइमन ने सीधे सवाल किया। मिस्टर हर्नांडेज, मुझे लगा आप पहले मेरी शर्तें सुनना चाहेंगे। अर्ल ने सामने खड़े आदमी की ओर देखा। अपनी पूरी जिंदगी में उसने खून खराबा देखा था, कई बार उसकी जान खतरे में भी रही। हर दुश्मन बेहद खतरनाक था, लेकिन उसके जीवन के दुश्मन सामने खड़े साइमन जितने डरावने नहीं थे। और यह आदमी इतना युवा था। कैम्बल परिवार में इतनी शक्तिशाली उत्तराधिकारी न होना अफसोस की बात थी। यहाँ तक कि गॉर्डन, जिसे वो पसंद करता था, भी साइमन के सामने कुछ भी नहीं था। बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? साइमन ने अर्ल की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। स्पष्ट था कि मदद मांगने वाला वही था, लेकिन परिस्थितियों पर साइमन का नियंत्रण था। मेरी एक पोती है जो मेरी विरासत की वारिस है। वो अब सेना में है और रूप, रंग और क्षमता दोनों में काफी उत्कृष्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पोती से शादी करो। अर्ल ने प्रत्येक शब्द पर जोर दिया। साइमन ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ अर्ल की ओर नजर डाली। मिस्टर कैम्बल, तुम्हारी भूख वाकई असाधारण है। अफसोस कि हर कोई मेरी पत्नी नहीं बन सकता। शायद तुम उसे पहले मिलो। अर्ल कुछ और कहना चाहता था, लेकिन साइमन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मिस्टर कैम्बल, मैं तुम्हारे सैन्य अनुभव का सम्मान करता हूँ, इसलिए तुम्हें सोचने का समय दिया। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो चीज मैं चाहता हूँ, वो मूल रूप से कैम्बल की नहीं थी। अगर तुम्हें इस वजह से कोई भ्रम है, तो मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे हवाले करने के लिए उपाय अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है। साइमन की आंखों में हत्या की चमक थी और उसका दबाव अर्ल को हल्का सा अभिभूत कर गया। जब तक मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने की धैर्य रखता हूँ, जल्दी से व्यवहारिक मांगे बताओ। अपनी क्षमता से ज्यादा मत मांगो, साइमन ने ठंडे स्वर में कहा। अर्ल की घुटनों पर रखी हाथ की मांसपेशियां तनी हुई थीं और आंखों में भावनाएं उथल पुथल मचा रही थीं। कुछ क्षण की हिचकिचाहट के बाद वह अंततः साइमन के दबाव में झुक गया और बोला, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कैम्बल परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करो। अर्ल की बातें सुनकर साइमन का चेहरा आखिरकार बदल गया। 10 साल क्या? अर्ल पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मैं वादा करता हूँ कि कैम्बल परिवार 10 साल तक सुरक्षित रहेगा। उसके बाद उनकी किस्मत पर निर्भर करेगा, साइमन ने कहा, होठों पर हल्की मुस्कान के साथ। अर्ल ने अपनी भौहें चढ़ाईं। 10 साल बहुत कम है। तुम्हें समझना होगा, वह चीज जिसे मैंने सुरक्षित रखा था, बड़ी कीमत पर मिली थी। नहीं तो कैम्बल परिवार सोलेमवुड के इस कोने में नहीं रहता। मिस्टर कैम्बल, लालच कभी अच्छा नहीं होता। आपको अपने शरीर की स्थिति का अंदाजा होना चाहिए। अधिकतम आपके पास 1 साल बचा है। एक बार जब आप नहीं रहेंगे, तो जो लोग कैम्बल परिवार की लालसा रखते हैं, वे बेरहमी से हमला करेंगे। उन लोगों से निपटना आसान काम नहीं है। 10 साल पर्याप्त समय है कि कैम्बल परिवार की भविष्य की पीढ़ियां अपना समय बिता सकें। अगर 10 साल बाद भी कैम्बल परिवार कोई सक्षम व्यक्ति पैदा नहीं कर पाया, तो भले ही मैं उन्हें 20 या 30 साल तक बचाऊं, उनकी अंतिम तकदीर फिर भी विलुप्ति होगी। साइमन की आवाज थोड़ी सुस्त थी। उसके लंबे और पतले हाथों की उंगलियां हल्के से हाथ में रखे लाइटर के साथ खेल रही थीं। हालांकि उसके हर शब्द में एक दबाव और गंभीरता थी। अर्ल ने अपने होंठ हल्के से दबाए और साइमन की बातों पर विचार किया। वास्तव में मामला यही था। इसके अलावा साइमन के अलावा कोई और नहीं था जो उनकी मृत्यु के बाद कैम्बल परिवार की रक्षा कर सके। ठीक है, 10 साल। उम्मीद है कि आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे, मिस्टर हर्नांडेज। अंत में अर्ल ने फैसला कर लिया। मैं कभी अपने वादे नहीं तोड़ता। क्या अब मैं वो वस्तु ले सकता हूँ? साइमन ने अपनी नजरें स्थिर रखते हुए कहा। अर्ल ने साइमन को लंबे समय तक देखा। जब उसने देखा कि उसकी आंखों में कोई छल नहीं है, तो उसने धीरे धीरे अपनी अंगूठी उतारी। ये वही वस्तु है जो तुम चाहते थे, अर्ल ने कहा और अंगूठी साइमन को दी। यह। साइमन ने अंगूठी ली और भौहें चढ़ाईं। हाँ, ये वही कुंजी है जिसे विभिन्न लोग उस समय पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। अर्ल ने सिर हिलाया। साइमन ने अंगूठी के साथ खेला, लेकिन कुछ असामान्य नहीं देखा। यह अंगूठी मेरे पास 30 साल से है। इन 30 सालों में मैंने हमेशा इसके रहस्यों को समझने की कोशिश की। बस दुर्भाग्यवश शायद मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि इसे समझ सकूं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर हर्नांडेज को बेहतर सफलता मिले। अर्ल ने थोड़ी अनिच्छा के साथ साइमन के हाथ में अंगूठी देखी। चिंता मत कीजिए, मिस्टर कैम्बल, अपने बचे समय में अपना ध्यान रखें। साइमन ने अंगूठी अपनी अंगूठे पर पहन ली और बिना किसी और बात के चला गया। अर्ल व्हीलचेयर में बैठा रहा और साइमन को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक घना धुंधला भाव था जो छंट नहीं रहा था।
शायद साइमन सच में अतीत के रहस्यों को सुलझा सकता था, लेकिन अफसोस कि अर्ल इसे देखने के लिए मौजूद नहीं होगा। जब उस व्यक्ति ने पहले अर्ल को वह वस्तु दी थी, उसने इसे अपनी जान से सुरक्षित रखने का वादा किया था, लेकिन अब वो वादा टूट चुका था। उसे नहीं पता कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह उसे माफ करेगा या नहीं। साइमन के ऊपर जाने के बाद गॉर्डन नीचे इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि साइमन बाहर आया, उसकी आंखें काली हो गईं। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर साइमन के अंगूठे पर पड़ी। उस पर एक सुनहरी अंगूठी थी। दादाजी की अंगूठी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? गॉर्डन तुरंत आगे बढ़ा और पूछा। एक को ये जानना चाहिए कि उसके दादाजी के जीवन में कोई लालसा नहीं थी, न ही उन्हें प्रसिद्धि और दौलत की परवाह थी। केवल चीज जिसकी उन्हें परवाह थी वह यह अंगूठी थी, जिसे उन्होंने खुद के अलावा किसी को छूने की अनुमति नहीं दी थी। यहाँ तक कि गॉर्डन भी इसे छू नहीं सकता था। उसके दादाजी ने कभी कहा था कि यह अंगूठी उसके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब यह अंगूठी इस आदमी के हाथ में कैसे आ गई? हालांकि साइमन ने सिर्फ उसे आंखों के कोने से देखा और जाने वाला था। जब तक तुम अपने आप को समझा नहीं लेते, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। गॉर्डन एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। रास्ता हटाओ। साइमन ने अपनी काली आंखें सिकोड़ते हुए तीव्र हत्या की भावना छोड़ दी। इस आदमी ने उसकी छोटी लड़की को परेशान किया था। अंगूठी दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। साइमन की नजर में गॉर्डन का शरीर हल्का सा तना, लेकिन उसने जल्दी से नियंत्रण रिगेन किया। आखिरकार ये कैम्बल परिवार था। चाहे यह आदमी कितना भी शक्तिशाली हो, इतने लोगों के सामने वह सुरक्षित नहीं जा सकता था। गॉर्डन, रास्ता हटाओ। और जब माहौल तनावपूर्ण था, अचानक ऊपर से एक भव्य और वृद्ध आवाज आई। गॉर्डन ने ऊपर देखा और अपने दादाजी को देखा। दादाजी, उसने आपकी अंगूठी ले ली। गॉर्डन तुरंत बोला, असंगत मत बनो, मैंने इसे उस सज्जन को दिया। अर्ल ने दृढ़ता से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा था कि अंगूठी आपके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। गॉर्डन आश्चर्यचकित नजर आया। रास्ता हटाओ। लेकिन अर्ल इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और फिर से उसे डांटा। गॉर्डन ने दांत पीसे। उसकी आंखों में बहुत अनिच्छा थी, लेकिन अंत में उसने एक कदम तरफ बढ़ाया। हम्फ। साइमन ने अपनी नाक के सिरे से एक स्वर निकाला। अगर उसने मिस्टर कैम्बल से वादा नहीं किया होता और इस छोटी लड़की के साथ जो किया, वह 10 बार मरने के बाद भी पर्याप्त नहीं होता। साइमन के जाने के बाद गॉर्डन तुरंत दूसरी मंजिल की ओर दौड़ा। दादाजी, क्या उसने आप पर दबाव डाला? वह वास्तव में कौन है? आप उससे इतने डर क्यों रहे हैं? हालांकि कैम्बल परिवार कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। हम अगर कोई हद पार करता है तो लड़ने से डरते नहीं। गॉर्डन ने दृढ़तापूर्वक कहा। गॉर्डन, तुम्हें ये जानना चाहिए कि सोलिमवुड से बाहर भी दुनिया बहुत बड़ी है। खुद को इस छोटे से दुनिया तक सीमित मत करो और कुएं में मेढक मत बनो। अर्ल ने गंभीर स्वर में कहा। दादाजी, इसका क्या मतलब? गॉर्डन ने भौहें चढ़ाईं। आज से तुम्हें और मेहनत करनी होगी। भविष्य में कैम्बल परिवार तुम पर निर्भर रहेगा। अर्ल ने गॉर्डन की ओर गंभीर नजर डाली। दादाजी, गॉर्डन ने धीरे से कहा। उसे लगा कि उसके दादाजी के शब्दों में बहुत अधिक भावना है। अगर तुम्हें सच में सोफिया पसंद है तो उससे शादी करो। शादी के बाद अपने काम पर ध्यान दो और छोटी छोटी बातों पर ऊर्जा मत बर्बाद करो। अर्ल ने आह भरी। दादाजी, क्या आप सच में सहमत हैं? गॉर्डन ने सुना तो पहली भावना खुशी नहीं बल्कि झटका थी। हाँ, अर्ल ने सिर हिलाया। लेकिन शादी के बाद तुम्हें अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित करना होगा। क्या तुम मुझे ये वादा कर सकते हो? क्या तुम मुझे इस छोटी सी बात का वादा भी नहीं कर सकते? अर्ल की आवाज में ठंडक की झलक थी जब उसने गॉर्डन की ओर देखा, जो पूरी तरह से विचारमग्न था। नहीं। गॉर्डन तुरंत होश में आया और अर्ल की ओर आश्वस्त चेहरे के साथ देखा। दादाजी, चिंता मत कीजिए, मैं भविष्य में मेहनत करूंगा। ये अच्छा है। अर्ल ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे माता पिता से बात कर दूंगा, तुम बस शादी का इंतजार करो। धन्यवाद दादाजी, गॉर्डन ने धीमी आवाज में कहा। मैं थोड़ा थक गया हूँ, तुम सब वापस जा सकते हो। अर्ल की आवाज थोड़ी थकी हुई लगी। हाँ। गॉर्डन ने इसे देखकर और सवाल नहीं किया और अर्ल को फिर से बेडरूम तक ले गया। हालांकि जब वो फिर बाहर आया तो उसका चेहरा जटिल हो गया। आखिरकार कैम्बल परिवार हमेशा सोफिया के साथ उसके रिश्ते को मंजूर नहीं करता था। हालांकि उसके दादाजी उसके माता पिता जितने विरोधी नहीं थे, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उसके दादाजी भी सोफिया से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। शायद पहले उन्हें मरीना थोड़ी ज्यादा पसंद थी, तो उन्होंने अचानक सोफिया से शादी करने की अनुमति क्यों दे दी? आखिरकार जब वह पहले सोफिया के साथ सगाई में था तो कैम्बल परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। उसके माता पिता ने कहा था कि भले ही वह वास्तव में सोफिया से शादी करे, वे उपस्थित नहीं होंगे। उसके दादाजी हमेशा चीजों को अपनी प्रवृत्ति पर छोड़ते थे। क्या कुछ हुआ है? क्या इसका उस आदमी से कोई संबंध है? उस आदमी के हाथ में अंगूठी को याद करते हुए गॉर्डन की आंखों में एक अंधेरा चमक झलकने लगी। वह आदमी असल में कौन था? इस बीच जब साइमन कैम्बल परिवार से लौटे, उन्होंने देखा कि मरीना पहले ही जा चुकी थी। हालांकि डाइनिंग टेबल साफ किया गया था। साइमन ने पूरे स्वीट में खोज की, लेकिन मरीना का कोई निशान नहीं मिला। जैसा कि उम्मीद थी, वह निर्दयी छोटी लड़की खाई और फिर बिना किसी चिंता के चली गई। हालांकि साइमन उसके पीछे नहीं गया।
इसके बजाय वो सोफे पर बैठ गया और अपने हाथ में रखी सुनहरी अंगूठी का अध्ययन करने लगा। लगभग 30 साल पहले एक वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध मुगल अचानक निधन हो गया। उसके नाम की सभी संपत्तियां एक रहस्यमय जगह में छुपा दी गईं। जो भी इस खजाने को ढूंढ लेता उसके पास देश के बराबर धन और शक्ति होती। ये रहस्यमय शक्ति एक समय में दुनिया को हिला चुकी थी और लोगों को भयभीत कर दिया था। हालांकि मुगल की रहस्यमय मौत के बाद वह शक्ति गायब हो गई। फिर भी उनके पीछे की कहानी और किंवदंती दुनिया में घूमती रही। चाहे वह धन हो या रहस्यमय शक्ति, ये सभी को इसके पीछे जाने के लिए प्रेरित करता था। बस कोई नहीं जानता कि मुगल मजाकिया था या सूक्ष्म योजना बनाने वाला। उसने खजाने का नक्शा 5 हिस्सों में बांट दिया था और केवल जब ये महत्वपूर्ण हिस्से एक साथ आए तभी खजाने का रहस्य खुल सकता था। जब ये खबर सामने आई तो दुनिया भर में खजाने की खोज का उन्माद फैल गया। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लापरवाह व्यापारी भी सामने आए। उस समय अर्ल ने संयोग से 5 सुरागों में से एक, साइमन के हाथ में सुनहरी अंगूठी प्राप्त कर लिया। यही कारण था कि अर्ल ने अपना पूरा परिवार सोलेमवुड के दूरदराज शहर में ले जाकर गुमनामी में रखा। सिर्फ तब जब साइमन उसे ढूंढने आया सब कुछ सामने आया। साइमन ने हाथ में रखी सुनहरी अंगूठी को गहरी नजर से देखा। क्या सच में केवल सभी 5 मुख्य वस्तुएं एकत्र करके ही रहस्य सुलझ सकता था? एक पल बाद साइमन ने सुनहरी अंगूठी वापस रख दी। इस समय तक मरीना पहले ही विला लौट चुकी थी। जैसे ही वह कार से बाहर आई, ऑस्कर और ली तुरंत बाहर आए और उनका अभिवादन किया। विला के चारों ओर सुरक्षा प्रणाली स्थापित थी और उन्होंने पहले ही मरीना की तस्वीर निगरानी कैमरे पर देख ली थी। मिस बेली, ऑस्कर और ली ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। हाँ, मरीना अच्छी नींद और भोजन के बाद दुर्लभ अच्छे मूड में थी। हालांकि जब वह लिविंग रूम में गई और पीटर का थका हुआ चेहरा देखा जो भटकते आत्मा जैसा लग रहा था, वह झटके में आ गई। उसके साथ क्या हुआ? मरीना ने भौहें चढ़ाईं। मिस बेली, मिस्टर मुआ उस दिन से ही आपकी चिंता कर रहे थे जब आप अकेले गई थीं। वे दिन रात आपको ढूंढ रहे थे, ऑस्कर ने समझाया। मरीना ने एक पल रुककर सोचा। मैं खो नहीं जाऊंगी। मरीना ने सिर हिलाया और फिर धीरे से पीटर के कंधे को थपथपाया। पीटर, जो भटकती आत्मा जैसा लग रहा था, धीरे धीरे सिर घुमाया और भ्रमित होकर पलकें झपकाई जब उसने मरीना को अपने सामने खड़ा देखा। जैसे ही उसने पुष्टि की कि सामने वाली व्यक्ति मरीना ही है, उसकी पुतलियां तुरंत फैल गईं। मरीना, क्या ये सच में तुम हो? मरीना, मैं ही हूँ। मरीना ने सिर हिलाया और फिर पीटर को हल्का सा धक्का दिया। तुमने कब से शावर लिया है? इतनी बदबू क्यों आ रही है? मैं बदबूदार हूँ। मैंने कल रात से शावर नहीं लिया। पीटर ने सिर झुकाया और सूंघा। तुम्हें शावर लेना चाहिए और कमरे को बदबूदार मत करना, मरीना ने कहा और सोफे पर लेट गई। उसकी लंबी टांगें हल्की उठी हुई थीं और वो किसी अज्ञात धुन पर गुनगुना रही थी, फोन के साथ कैजुअली खेल रही थी। पीटर, जो ऊपर जाकर शावर लेने वाला था, अचानक अपनी जगह पर रुक गया। फिर वह मुड़ा और मरीना को तेज निगाहों से घूरने लगा। रुको, मरीना ने जब वो गई थी तब ये पोशाक नहीं पहनी थी। और यह चमकती हुई झलक क्या थी? क्यों वह ऐसा लग रही थी जैसे उसने अभी कुछ एसेंस खींच लिया हो, एक छोटी सायरन जैसी। आह, पीटर ने अचानक चिल्लाया। मरीना डर गई कि उसका फोन हाथ में हिल गया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें फिर से स्क्रीमिंग चिकन ने पकड़ लिया? मरीना ने अपना सिर घुमाया और उसे चिढ़कर देखा। मरीना, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम उस बाहर वाले पिग के साथ कुछ किया? पीटर ने मुश्किल से पूछा। क्या? मरीना की भौहें चढ़ गईं। आह आह आह, यही बात है, यही बात है। वो बेशर्म पिग सच में हमारी छोटी प्रिंसेस के साथ बुरा किया। मैं उसे जिंदा छील दूंगा, उसके पिग का दिल भूनूंगा, उसके पिग का जिगर स्टर फ्राई करूंगा। पीटर क्रोधित था। मरीना को समझ नहीं आया कि क्या कहे। कृपया मानसिक अस्पताल को कॉल करें और उनसे कहें कि वो आदमी जल्दी से पकड़ लिया जाए। मरीना ने ऑस्कर और ली की ओर देखा और कहा, ठीक है मिस बेली। ऑस्कर ने तुरंत अपना फोन निकाला और कॉल करने की तैयारी की। मरीना, अचानक पीटर आगे बढ़ा, जमीन पर फिसला और मरीना की जांघ को पकड़ लिया। मरीना, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी सही से रक्षा नहीं की और उस चोर को तुम्हारे साथ बुरा करने दिया। मैं मरने के लायक हूँ। पीटर ने कड़वाहट से रोया। बुरा करने दिया। जब मरीना ने ये शब्द सुना, उसका माथा अपने आप सिकुड़ गया। फिर उसने पीटर को 30 फीट दूर लात मार दी।